हेलो प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वेक्टर में कि किसी पॉइंट का गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं और कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब टॉपिक है आज का पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है भाई, चलिए मान लीजिए आपने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम अज्यूम किया भाई, ऐसे मान लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटे, सब लोग जानते हैं ओरिजिन। ये कौन सा एक्सिस है भाई, वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है भाई। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, सब लोग जान पा रहे हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होंगे बेटा 0,0। ठीक है भाई। अब मान लीजिए बेटा आपने इस XY प्लेन में कोई भी पॉइंट, लेट्स सपोज कोई भी पॉइंट P कंसीडर किया, जिसके की कोऑर्डिनेट्स आपको लेट्स सपोज दे रखे हैं x1, y1। ठीक है भाई। तो आपको काम क्या करना है, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूं। आपको काम क्या करना है, आपको लिखना है पोजीशन वेक्टर। आपको क्या काम करना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। किसका, ऑफ पॉइंट P। आपको जो पॉइंट P गिवन है, इसका क्या लिखना है बेटे, आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो कैसे इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं हम इसके बारे में जानेंगे। प्रोसीजर को ध्यान से सुने, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले P पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करें भाई। सब लोग जान पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। मैंने सबसे पहले क्या किया, जो गिवन पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको लेट्स सपोज गिवन है, उस पॉइंट को आप कहां से मिलाइए, ओरिजिन से। और जो एरो है वेक्टर दिखाने के लिए, वेक्टर लिखने के लिए जो एरो है वो हमेशा आपको किस तरफ लगाना है, पॉइंट की तरफ लगाना है। किस पॉइंट की तरफ लगाना है, जिस पॉइंट का आपको क्या लिखना है बेटे, पोजीशन वेक्टर लिखना है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ज्वाइन ओरिजिन टू दैट पॉइंट विद ए लाइन, then you need to draw arrow at that point, or arrow should point towards the point of which you have to write the position vector। जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है, उस पॉइंट की तरफ आपको क्या डालनी है बेटे, एरो डालनी है। ठीक है भाई। तो हमें क्या लिखना था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P लिखना था। क्या मैं इस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P को, क्या मैं बेटे वेक्टर OP लिख सकता हूं। सब बच्चे जान पा रहे हैं, OP वेक्टर। ठीक है भाई। और लेट्स सपोज कि ये OP वेक्टर का कोई नाम भी दे लेते हैं ऐसे टाइम पास करने के लिए। मान लीजिए R1 वेक्टर का मैंने इसको नाम दे दिया बेटे। तो OP वेक्टर कैन ऑल्सो बी रिटन एज R1 वेक्टर। ये मैंने R1 वेक्टर का नाम दे दिया। फिर बात आती है कि लिखते कैसे हैं आप। आपको तो एट लास्ट क्या लिखना है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है ना। और वेक्टर कैसे होते हैं, जिसमें I कैप, J कैप और K कैप होते हैं। ठीक है भाई। तो जैसा कि हमने माना एक्स एक्सिस, आप सभी बच्चे इससे पहले जान पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है I कैप। वाई एक्सिस के अलोंग आपका एक यूनिट वेक्टर होता है बेटे, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, J कैप। ठीक है भाई। तो पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, स्टार्ट करते हैं। x1 माइनस 0 इंटू क्या बेटे, I कैप। क्या लिखेंगे, x1 माइनस 0, मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और माइनस इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, माइनस कर देंगे ऐसे, इंटू I कैप। ठीक है भाई। प्लस क्या आ गया बेटे, सब लोग बता पाएंगे इसी मैनर में, y1 माइनस 0 इंटू क्या बेटे, J कैप। तो आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसका कि नाम OP वेक्टर था, या जो कि क्या था, R1 वेक्टर था, को आपने लिखा x1 I कैप प्लस y1 J कैप। ये आपने क्या लिख दिया भाई, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिख दिया। इस तरीके से आपको किसी भी एक गिवन पॉइंट का क्या लिखना होता है, पोजीशन वेक्टर लिखना होता है। एक खास बात नोट करें, पोजीशन वेक्टर किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा, चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है।
कि आपका जो ऑब्जर्वर है, इनफैक्ट ये आपको मैं लिखना क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद आपका काइनेमैटिक्स शुरू हो जाएगा। काइनेमैटिक्स आप सब लोग जान पा रहे हैं कि मैकेनिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चलती फिरती हुई चीजों की स्टडी करेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ ओरिजिन, कि आपने ओरिजिन कहां लिया है। अब अगर मेरा ओरिजिन यहां लिया है, मैंने 0,0 पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया है, तो मेरा पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब अगर मैं अपना ओरिजिन बदल दूं बेटा, मान लीजिए ओरिजिन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको सिखाने के लिए बोल दूं कि नहीं जी मेरा तो ओरिजिन अब ये है जिसके पॉइंट मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। अब मैं मान ले रहा हूं कि मान लीजिए मेरा ये एक्स एक्सिस है और मान लीजिए मेरा ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब आप सब लोग देख पा रहे हैं कि कैसे लिखते हैं किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि भाई सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको ओरिजिन से उस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करना है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट का आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। और उस लाइन को आप एरो किसकी तरफ देते हैं, एरो हमेशा उस पॉइंट की तरफ देते हैं जिसका आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो मैं अगर इस ओरिजिन के बेसिस पे या इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का, जिसके की कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, का पोजीशन वेक्टर अगर लिखता हूं तो ये आ गया। अगर मैं इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो कुछ और हो जाएगा। वो अगर आप कुछ और ओरिजिन मान लेंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। मतलब सिंपल भाषा में आपने क्या सीखा कि पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी भी पॉइंट का वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, वो आपकी चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड करता है। कि अगर आप अपना ओरिजिन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, मतलब ऑब्जर्वर एक जगह से नहीं बल्कि किसी दूसरी जगह से ऑब्जर्व करना शुरू करेगा, तो आपका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये तो पॉइंट था भाई। अब मान लेते हैं बेटा इस पॉइंट पे ना कोई पार्टिकल था, कोई पार्टिकल रहा होगा, ऐसा मान लेते हैं। और वो पार्टिकल मान लेते हैं कि यहां से मान लो चल करके कोई भी रास्ता उसने लिया, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस कि उसने रास्ता कैसा लिया। अभी मान लेते हैं कि वो पार्टिकल चल करके वहां पी पॉइंट से कहां पहुंच जाता है, क्यू पॉइंट पर पहुंच जाता है, ऐसा मान लिया हम लोगों ने, जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए आपको गिवन है कितना बेटे, x2, y2। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो क्या काम करना है, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लिखना है, वैसे ही जैसे आपने क्या लिखा, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखा। ठीक है भाई। तो अगेन पोजीशन वेक्टर लिखने का प्रोसीजर बदल नहीं जाएगा बेटे, पॉइंट के साथ वही रहेगा। तो हमने पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दिया भाई। ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एरो किस तरफ देना है भाई, एरो हमें उस तरफ देना है जिस पॉइंट का हमें क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है भाई। लेट्स सपोज इसको क्या नाम दे देते हैं बेटा, पिछले वेक्टर की तरह इसको नाम दे देते हैं R2 वेक्टर का। ठीक है भाई। अब आपको इस केस में किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, सब बच्चे जान पा रहे हैं, Q पॉइंट का लिखना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज गिवन बाय, क्या मैं इसको वेक्टर OQ का नाम दे सकता हूं, सब बच्चे जान पा रहे हैं, वेक्टर OQ विच इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज वेक्टर R2। ठीक है भाई। कैसे लिखेंगे, जैसे हम लोगों ने P पॉइंट का लिखा था, क्या आ गया बेटा आंसर, सब लोग जान पा रहे हैं, दैट इज x2 माइनस 0 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस 0 इंटू जे कैप। इसको शॉर्ट करके लिखेंगे तो वेक्टर R2 का वैल्यू आ गया बेटा आपका कितना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ये क्या लिख दिया भाई आपने, ये लिख दिया पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर। ये इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर लिख दिया भाई आपने। सबसे पहले आप सब लोग मेरे को आंसर करें इस सवाल का कि मान लीजिए आपको कोई भी एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज कितने हैं बेटा, x, y, z है, और ये पॉइंट स्पेस में है, अभी प्लेन में नहीं रहा क्योंकि प्लेन सिर्फ 2 एक्सिस से घिरा हुआ स्पेस मतलब जगह होता है। ये 3 डायमेंशन है, तो ये स्पेस में कोई पॉइंट है और आपको इस पॉइंट का क्या लिखना है, मान लीजिए पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सब बच्चे मेरे ख्याल से जान पा रहे होंगे कि कितना, x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। क्या इस तरीके से आप किसी भी
पर्टिकुलर पॉइंट का जिसके की कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे थे, x, y, z दे रखे थे, उस पॉइंट का स्पेस में आपको क्या लिखना था, पोजीशन वेक्टर लिखना था, जो कि क्या आ गया, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो कहने का मतलब बेटा इस बेसिस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक गिवन पॉइंट का क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। बाकायदा हमें उसका क्या पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है आपका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना सीखना चाहिए भाई हमें कि कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे। तो क्या अभी भी हमने ऐसा सिचुएशन का जिक्र किया कि जिसमें हमने इनिशियली टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पर ऐसा अज्यूम किया था कि पार्टिकल यहां सिचुएटेड था P पॉइंट पर, और मान लीजिए वो कैसा ना कैसा रास्ता लेकर के मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ चलते चलाते या ऐसे या फिर ऐसे, जैसा आपका मन करे वैसा मान ले, इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा कि ऐसे मान लीजिए चल करके आ गया, वो कोई भी रास्ता उसने लिया P पॉइंट से Q पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और वो क्या हो गया किसी भी t टाइम पर, टाइम t इज इक्वल्स टू t सेकेंड पे कहां पहुंच गया बेटे, पॉइंट Q पे पहुंच गया। ठीक है भाई। तो आप क्या काम करिए भाई, P पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन करिए। एक्सक्यूज मी, आप क्या काम करिए भाई, P पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन करिए। ठीक है भाई, P पॉइंट को Q पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया भाई। अब हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। लेट्स सपोज कि इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं किसका नाम दे देता हूं, वेक्टर r का नाम दे देता हूं बेटे। सबसे पहली बात, आप किधर से किधर चले, P पॉइंट से Q पॉइंट की तरफ चले, तो आप जिधर से जिधर चले आपको एरो उसी से उसी तरफ लगाना है भाई। आप इनिशियली कहां थे, P पॉइंट पर, आप फाइनली कहां है, Q पॉइंट पर, तो एरो हमेशा क्या होना चाहिए, फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए, फाइनल पोजीशन की तरफ होना चाहिए। ठीक है भाई, इतना समझ आ रहा है मेरे ख्याल से सब बच्चों को। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें लिखना है, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो यहां सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बेटा PQ वेक्टर लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल, इट पॉइंट्स फ्रॉम P टू Q। क्या इस वेक्टर को बेटा R वेक्टर भी लिखा जा सकता है, जैसा कि आपके सर ने लिख दिया है? जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। सो हाउ टू राइट इट, कैसे लिखते हैं इसको? ठीक है भाई, देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। तो आपको लिखना है वेक्टर PQ और वेक्टर R लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे बेटा, x2 फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, सब बच्चे देख पा रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। ये आपका क्या हो गया बेटे, सब बच्चे जान पा रहे हैं, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया बेटे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया आपका। अब अगर यही सेम काम मान लीजिए, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे को कहां लिखना होता, मेरे को मान लीजिए स्पेस में लिखना होता, मेरे को मान लीजिए कहां लिखना होता, स्पेस में लिखना होता। मान लीजिए कुछ ऐसा गिवन होता आपको कि जो पॉइंट P है वो भी स्पेस में है, जिसके की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x1, y1, z1 है, और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। मान लीजिए बेटा आपको ऐसा करके कुछ गिवन था, तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होता। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये किस में है बेटा, इन 2D, मतलब ये मैंने प्लेन में लिखा है। अगेन अगर मैं आपको यहां क्या लिख करके दिखाऊं, PQ वेक्टर लिख करके दिखाऊं, मतलब R वेक्टर, मतलब जिसको कि आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला है, ये अगर लिख करके दिखाऊं इस वाले नए वाले कोऑर्डिनेट्स में, तो ये कितना हो जाएगा, सब बच्चे जान पा रहे हैं मेरे ख्याल से, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, प्लस कितना हो गया बेटा, सब बच्चे जान पा रहे हैं, z2 माइनस z1 इंटू के कैप। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस में आ जाएगा, जैसे ये 2D में था बेटे, वैसे ही ये किस में है आपका, 3D में है बेटा। यहां आप स्पेस में बात कर रहे हैं डिस्प्लेस होने की किसी पार्टिकल के, यहां आप प्लेन में बात कर रहे हैं बेटा। क्या सब बच्चों को ये बात क्लियर है? इस तरीके से आपको क्या लिखना आना चाहिए,
पोजीशन वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का लिखना आना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाता हूं इस पे बेस्ड। सिंपल भी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए आपको गिवन है पॉइंट के, तो आपको उस बेसिस पे क्या लिख करके दिखाना है, आपको उस बेसिस पे लिख करके दिखाना है उसका क्या, पोजीशन वेक्टर। और अगर 2 पॉइंट्स दिए हो तो हो सकता है आपसे क्या भी पूछ लेगा कि भाई आप क्या लिखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको एक पॉइंट ए गिवन है जिसके कि मान लीजिए कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 3 और एक पॉइंट है बेटा क्या बी जिसके कि कोऑर्डिनेट्स है मान लीजिए 4, 5, 6, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है भाई, आपसे पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे बेटा, सब बच्चे जान पा रहे हैं। मान लीजिए मैं उस पॉइंट को, मान लीजिए मैं उसको किसका नाम दे देता हूं, ओ ए वेक्टर का नाम दे देता हूं, या सिमिलरली जैसा मैंने पीछे किया था उसको किसका नाम दे देता हूं, R1 वेक्टर का। तो ओ ए वेक्टर आप सब लोग कैसे लिखेंगे या R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, मेरे ख्याल से सब बच्चे आंसर दे सकते हैं। 1 - 0 इंटू आई कैप प्लस 2 - 0 इंटू जे कैप प्लस 3 - 0 इंटू के कैप। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूं, दैट इज सिंपली आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये क्या आ गया भाई, आपका पोजीशन वेक्टर आ गया बेटे किसका, पॉइंट ए का। सिमिलरली आपको क्या लिखना है बेटे, पोजीशन वेक्टर लिखना है ऑफ पॉइंट बी, जिसको कि मान लीजिए मैं लिख देता हूं ओबी वेक्टर या वेक्टर R2। तो ओबी वेक्टर सिमिलरली कैसे लिखा जाएगा बेटे, सब बच्चे जान पा रहे हैं मेरे ख्याल से, आंसर करेंगे सब बच्चे। दैट इज 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब मेन चीज है आपको जो लिखनी है, थर्ड आपको लिखना है बेटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है भाई। आपका पार्टिकल कहां से कहां मूव किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे किया। तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पिछले केस की तरह हम लोग ए बी वेक्टर लिख सकते हैं या सिंपली वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो सिंपली वो होगा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी में से आप क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए को सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो सिंपली वी कैन राइट दिस एज दैट इज ए बी वेक्टर और आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, सिंपली कितना आ गया भाई, सब लोग बोलेंगे दैट इज 4 - 1 इंटू आई कैप प्लस 5 - 2 इंटू जे कैप प्लस कितना आ गया बेटे, सब लोग बोलेंगे 6 - 3 इंटू क्या, के कैप। तो ए बी वेक्टर आ गया बेटे आपका और आर वेक्टर आ गया आपका 4 - 1 कितना हो गया बेटे, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब आपको कोई बोल भी सकता है कि भाई इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या निकाल करके दिखाइए, क्या निकाल करके दिखाइए, मॉड्यूलस निकाल करके दिखाइए। तो आप इस ए बी वेक्टर का बेटे क्या निकाल सकते हैं, मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। तो विच इज इक्वल्स टू वेक्टर आर मॉड्यूलस। तो कितना आ गया बेटे, मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 9 + 9 + 9 विच इज इक्वल्स टू √27 यूनिट्स। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई आप इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में क्या निकाल करके दिखाइए, यूनिट वेक्टर निकाल करके दिखाइए। तो क्या सब बच्चे जान पा रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है बेटे, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय √27। आप चाहे तो √27 को अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 3/√27 आई कैप प्लस 3/√27 जे कैप प्लस 3/√27 के कैप की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। एज यू नो कि अगेन ये क्या आ गया आपका, यूनिट वेक्टर आ गया।
ये यूनिट वेक्टर क्या काम करता है बेटे, सब बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ये एक किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है और जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो मॉडुलस आएगा इसका, वो कितना आएगा बेटे, वो यूनिटी आएगा, वो 1 आएगा। क्या सब बच्चों को इतना टॉपिक क्लियर है? ठीक है भाई। अब मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवाता हूं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि मान लीजिए किसी गिवन वेक्टर को आप किसी स्केलर नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज इट इज गिवन टू यू कि ये क्या है, आपका वेक्टर ए है और आपको इस ए वेक्टर को किसी भी स्केलर से या किसी भी कांस्टेंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपको। मान लीजिए आपको क्या फाइंड करना है, आपको मान लीजिए 2a वेक्टर, आपने क्या किया, क्या काम किया, इस वेक्टर a को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया विच इज 2। तो 2a वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, 2a वेक्टर लिखेंगे बेटा आप, कैसे लिखेंगे, लेट मी टेल यू। 2a वेक्टर का मतलब क्या हुआ, सिंपली इट मीन्स कि जो वेक्टर a है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका जो लेंथ है ज्योमेट्रिकली, वो क्या हो गया है बेटे, वो 2 टाइम्स हो गया है। तो जैसा कि आप यहां वेक्टर a का लेंथ देख पा रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया आपने, 2a वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया भाई। अब मान लीजिए आपसे इसी तरीके से क्या पूछा होता, आपसे बोल दिया होता कि आप ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर फाइंड करिए। मतलब a वेक्टर तो एज इट इज है, आपने इस बार a वेक्टर को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -2 के साथ, विच रिप्रेजेंट्स व्हाट। मेरे ख्याल से आप सब लोग नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ चुके हैं। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, किसी वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि आपने उसका डायरेक्शन क्या कर दिया बेटे, रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट कर दिया है। मतलब उस केस में -2a वेक्टर बेटा क्या हो जाता, उस केस में बेटा -2a वेक्टर हो जाता ये वाला वेक्टर बेटे, जिसमें उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता, वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये हो गया -2a वेक्टर, क्योंकि आपका जो वेक्टर a है बेटा उसका डायरेक्शन ये है, उसको अगर पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो खाली उसी डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता हुआ चले जाएगा। नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटे, क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर गिवन वेक्टर का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन पलट जाएगा। अब आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपके किताबों में कि मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि a वेक्टर गिवन है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर b दे रखा है आपको, मान लीजिए 4i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, मान लीजिए ऐसा दे रखा है। और आपको बोल रखा है सबसे पहले कि आप एक वेक्टर r फाइंड करिए जो कि क्या है, जो कि है 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन ही है, सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि आपको एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है जो कि क्या है, 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है, ऐसा कुछ दे रखा है आपको। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है भाई, सबसे पहले a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है आपको, 4 टाइम्स करना है। a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करना है भाई आपको, सब बच्चे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ 4 टाइम्स करना है सबसे पहले। तो मतलब सबसे पहले तो 4a वेक्टर नोट करिए, 4a वेक्टर कितना हो गया भाई, मतलब सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, सारी टर्म्स को। तो 4 3 जा कितना हो गया बेटे, 12i कैप प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 जा कितना हो गया बेटे, 8j कैप प्लस 4k कैप। हमारे पास क्या आ गया भाई, 4a वेक्टर आ गया। सिमिलरली हमारे को सबसे पहले क्या फाइंड करना है बेटे, 3b वेक्टर फाइंड करना है। 3b वेक्टर फाइंड करना है आपको, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो कितना हो गया बेटे, 12i कैप माइनस 3j कैप माइनस 9k कैप। अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर क्या फाइंड करना था, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। मतलब इस वेक्टर में से, इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आ गया भाई ये वाला वेक्टर, r वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो इस वाले वेक्टर में से ये वाला वेक्टर माइनस करना है आपको, तो 12i कैप माइनस 12i कैप, क्या 0i कैप,
बचा ही नहीं कुछ भी भाई आई कैप में। तो इसमें से ये माइनस करना है। सब बच्चे देख पा रहे हैं क्या? सब बच्चे देख पा रहे हैं? दैट इज 12 आई कैप माइनस 12 आई कैप प्लस कितना बेटे 8 जे कैप माइनस इंटू माइनस कितना 3 जे कैप प्लस कितना हो गया 4 के कैप माइनस माइनस 9 के कैप। तो आर वेक्टर कितना आ गया बेटे? आप सब लोग जान पा रहे हैं ये कितना हो गया बेटे 0 आई कैप प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया भाई 11 जे कैप 11 जे कैप प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया भाई 13 कितना हो गया के कैप। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आया बेटे वो क्या आ गया? वो आ गया 11 जे कैप प्लस 13 कितना के कैप। ये आ गया भाई आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब आपको इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता था कि आप इस वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकाल करके दिखाइए, एक यूनिट वेक्टर निकाल करके दिखाइए, ऐसा पूछ सकता था मान लीजिए आपसे। ठीक है भाई, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या सबसे पहले आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा विच विल बिकम √11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर। फिर आपको अगर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड जानते हैं आप? तो वेक्टर कितना है बेटे 11 जे कैप प्लस 13 के कैप डिवाइडेड बाय √ कितना 11 स्क्वायर प्लस कितना 13 स्क्वायर। मेरे ख्याल से सब बच्चे जान पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी वेक्टर गिवन होंगे और हमारे से उनके बारे में पता नहीं क्या क्या है, पता नहीं क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ आ गया है। थैंक यू वेरी मच बेटा। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।